everyone, I'm Veeni Raggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर एंड दिस इज़ आई थिंक लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देन उसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशंस है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, और एक छोटा सा पोर्शन है कि मेटल कार्बोनल के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। तो ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करके इस चैप्टर को पर्टिकुलरली हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन यहाँ से हम इस वीडियो लेक्चर के बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखने। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको क्या बोलती है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको जिसे हम CFT भी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ये आपको मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसिडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक है, ये बोल रही है। और ये आयनिक बॉन्ड बनता किस तरीके से है? प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। लिगेंड और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा एंड दैट्स वाई। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन क्या है? तो इंटरैक्शन बिटवीन चार्ज एंटिटी। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक मेटल होगा और एक लिगेंड होगा। ठीक है, तो जो मेटल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो लिगेंड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर कई बार वो न्यूट्रल मोलिक्यूल्स भी होते हैं। तो जो चार्ज एंटिटीज़ होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज एंटिटीज़ होती है, उसके बीच में जो फोर्स लगता है, जो इंटरैक्शन होती है, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। कहाँ गया कर्सर? ओके, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। तो ये किस 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 के बीच में होगा? मेटल आयन के बीच में होगा और लिगेंड के बीच में होगा, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा और आपको जो मेटल लिगेंड बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा। ठीक है, अभी हम कंसिडर करें यहाँ पे 5d ऑर्बिटल्स। जो d ऑर्बिटल होती है उसके 5d जो शेल होती है आपके अंदर, उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। अभी जो 5d ऑर्बिटल होती है इज इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन और एटम हैव सेम एनर्जी। ये जो 5d आपकी जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल उसे हम बोलेंगे डी जनरेट। पांचों जो d ऑर्बिटल आपकी है, 5d ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल की एनर्जी अगर सेम हो तो इसे हम नाम देंगे डी जनरेट। ठीक है, उसे हम नाम देंगे डी जनरेट। दिस degeneracy is maintained if spherically symmetrical field of negative charge सराउंड द मेटल एटम और आयन। मेटल एटम जो भी है आपका और मेटल आयन है उसके अराउंड अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल अगर आपका कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, यानी कि सराउंड में सिमिलर सभी जगहों पे जो मेटल है उसकी अराउंड सभी जगहों पे सिमेट्रिकल सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो ये जो डीजेनरेसी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, लेकिन इट बिकम एसिमेट्रिकल, यानी कि ये जो सिमेट्रिकल है उसकी जो एनर्जीज है वो सेम नहीं रहेगी। कब सेम नहीं रहेगी? जब उसके अराउंड कोई भी ऐसे डाइपोल मोलिक्यूल आ जाएंगे, लाइक NH3 और H2O जैसे पोलर जो भी मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि लिगेंड आ जाएंगे, तब d ऑर्बिटल जो 5d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो सेम नहीं रहती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है? रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल। d जो ऑर्बिटल्स है, 5d ऑर्बिटल्स हैं, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। समझ आए इतनी चीज़? देखिए आपकी जो d ऑर्बिटल्स है वो इस तरीके से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये एक ही लाइन में है, इसकी जो एनर्जी है वो सेम है। कब सेम होगी? जब भी कोई लिगेंड ऐसा होगा नेगेटिवली चार्ज या फिर कोई भी आयन ऐसा होगा जिसकी जो वैल्यू है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो, सभी जगहों मेटल के अराउंड सभी जगहों पे सेम हो। लेकिन कुछ ऐसे मोलिक्यूल्स आ जाते हैं जैसे कि एमोनिया H2O, जिसकी वजह से ये जो डीजेनरेसी है वो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि उसकी एनर्जी डिफरेंस हो जाती है। इसमें से जो 5 ऑर्बिटल है उसमें से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हमने बोला है रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल। ठीक है, अभी d ऑर्बिटल जो है हमारी
उसकी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो है, वो हम दो कंपाउंड के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा और दूसरा आएगा आपका टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि मेटल के अराउंड लिगेंड कितने जुड़े हुए होंगे, 6 लिगेंड जुड़े हुए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है 6 लिगेंड सराउंडिंग द मेटल एटम और आयन। देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स of the ligand. Such repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand. ये क्या बोल रहे हैं हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल के अंदर उसके उनके बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे। कब दूर जाएंगे ज़्यादा? रिपल्शन इज मोर, जो भी रिपल्शन है वो ज़्यादा कब होगा? जब मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टवर्ड्स द लिगेंड, यानी कि मेटल की जो डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होगी, तब रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड है वो तो नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है। ठीक है, अभी जो डी ऑर्बिटल है वो भी अगर उसके तरफ जाएंगे, यानी कि उसके नज़दीक जाएंगे, तब उसके रिपल्शन होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके जो लिगेंड है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव अगर पास आएंगे, करीब आएंगे, तो वो रिपल्शन ज़्यादा होगा। समझ आए इतनी चीज़? तो ये बोल रहे हैं कि रिपल्शन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टेड टवर्ड्स द लिगेंड। लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है, डी ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, जब वो नज़दीक आएंगे तब होगा रिपल्शन। ठीक है, अभी रिपल्शन हमें किन ऑर्बिटल्स में देखने को मिलता है? आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो 5 डी ऑर्बिटल होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी इनमें से जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं विच पॉइंट टवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। ठीक है, वो लोग ज़्यादा रिपल्शन क्यों महसूस करते हैं? कौन सी? ये दोनों ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि वो लिगेंड के तरफ टवर्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर या फिर अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर देखा होगा कि ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो कहाँ पे होती है? एक्सिस अलोंग, यानी कि एक्सिस के ऊपर होती है। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो लिगेंड की तरफ होती है। एक तो एक्सिस के ऊपर होगी और डायरेक्शन जो होगी उसकी वो लिगेंड के तरफ होगी, ताकि रिपल्शन उसके बीच में ज़्यादा होगा। ठीक है, विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड विल बी रेज इन एनर्जी। एनर्जी में उनकी क्या हो जाएगी? एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। एंड द डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी ZX ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है। इनकी जो ज्योमेट्री आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि x और y एक्सिस जो है उसके बीच में आपकी DXY ऑर्बिटल लाई करेगी, जो दूर है लिगेंड से। लिगेंड से दूर कौन कौन सी है? 3 ऑर्बिटल, DXY, DYZ and DZX orbital which are directed between the axis will be lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field. Crystal field की जो एनर्जी है उससे कम एनर्जी में ये रहेगी। कहाँ पे रहेगी? DXY, DYZ, DZX, जो भी एक्सिस है उसके बीच में रहेगी और लिगेंड से दूर रहेगी। ठीक है, The degeneracy of the d orbitals has been removed due to ligand electron metal electron ligand electron और metal electron। ligand के जो इलेक्ट्रॉन है, metal के जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में जो रिपल्शन होगा, इसकी वजह से आपकी जो डीजनरेसी है, डीजनरेसी यानी कि पांचों जो ऑर्बिटल है आपकी, उसकी जो डीजनरेसी यानी कि सेम आपकी एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू दिस रिपल्शन। ओके, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टू इल्ड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी। यहाँ पे हमने देखा ना कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी लोअर है, तो इसे हम बोलेंगे T2G ऑर्बिटल। T यानी कि ट्राई, T से आप याद रखोगे ट्राई, यानी कि 3 जो आपकी ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, वो लोअर इन एनर्जी है, उसे हम बोलेंगे T2G। एंड 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी, उसको हम बोलेंगे EG सेट। T2G एंड EG सेट दो आपकी एनर्जी सेट हैं। EG सेट में कौन सी आपकी आएगी? जो आपके एनर्जी लेवल में हाई है,
जिसकी एनर्जी हाई है, किसकी एनर्जी हाई है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की आपकी जो एनर्जी है वो हाई है, तो उसे हम बोलेंगे हायर एनर्जी सेट यानी कि ईजी सेट। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि T2G सेट आपका जो होगा उसके अंदर आपकी डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स होगी। सिंपल आप टी से याद रखोगे ट्राई, इसकी जो एनर्जी होगी वो लोअर होगी और EG सेट की जो एनर्जी होगी वो हायर एनर्जी होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, EG सेट की जो ये दोनों ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड के तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, एक्सिस के ऊपर होती है ये ऑर्बिटल, और डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऑर्बिटल जो होती है वो आपकी एक्सिस के बीच में होती है, लिगेंड से दूर होती है, ताकि जो रिपल्शन है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम होता है। समझ आया इतनी चीज़? चलिए अभी हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपका ये डायग्राम आप देखोगे, यहाँ पे जो है वो आपका बैरी सेंटर है, यहाँ पे आप देख रहे हो बैरी सेंटर है, यानी कि ये जो 5 आपकी ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, वो यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल के अंदर है। ठीक है, अभी जब भी आपका लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ आएगा, यानी कि लिगेंड जो है वो मेटल के सराउंड में जब प्रेजेंट होंगे तब आपकी यहाँ पे जो है एनर्जी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने देखा कि लोअर एनर्जी किसकी देखने को मिलेगी, आपको T2G सेट की मिलेगी, यानी कि डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और उसकी एनर्जी आपको कितनी देखने को मिलेगी, 2/5 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ जो आपका है उसे हम डिनोट करेंगे सबस्क्रिप्ट, इसको हम बोलेंगे 0 नहीं बोलेंगे, इसको हम ओ बोलेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलेगी T2G के लिए, 2/5 डेल्टा 0, और आपकी जो EG सेट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उसकी आपको एनर्जी मिलेगी 3/5 डेल्टा ओ। ठीक है, किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, 2 के लिए 3, 3 के लिए 2, अपोजिट आप याद रखोगे। यहाँ पे देखिए 3 एनर्जी सेट है आपके लिए, ठीक है, 3 के लिए 2, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी आएगी, 2/5 डेल्टा 0। 5 कैसे याद रखोगे, 5 डी ऑर्बिटल है टोटल, अगर आप 2 + 3 करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 2 के लिए 3, 3 के लिए 2, यानी कि 3 के लिए एनर्जी आएगी आपकी 2/5 डेल्टा 0। ये जो 2 एनर्जी लेवल है EG सेट, उसके लिए आएगी 2 के लिए 3, यानी कि 3/5 डेल्टा ओ। समझ आए इतनी चीज़? तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब भी मेटल प्रेजेंट होते हैं तब आपकी जो एनर्जी स्प्लिटिंग होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे इस पैराग्राफ को, आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, some ligands are able to produce strong field, in which case the splitting will larger, whereas other produce weak field and consequently result in small splitting of d orbital। ठीक है, splitting जो होती है वो ज़्यादा कब होगी, जब लिगेंड ऐसे हो जो प्रोड्यूस करते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड। हमने वैलेंस बॉन्ड थियोरी के अंदर देखा था, मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझाया था कि कुछ लिगेंड होते हैं जैसे कि साइनाइड लिगेंड होते हैं, वो आपका जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, उसकी जो फील्ड की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो कुछ लिगेंड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो वीक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और वीक फील्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की वो कम हो जाती है। यहाँ पे हमने जो देखा था, मैंने आपको EDTA NH3 EN CN CO जो देखा था वो मैंने आपको बोला था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएंगे, आपको मैंने टेबल बना के दिखाया था। और मैंने बोला था कि जो हैलाइड है, फॉर एग्जांपल आयोडीन ब्रोमीन है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हैलाइड है, ठीक है, तो वो जो आएगा आपका वो वीक फील्ड के अंदर आएगा। तो ये जो पूरी आपकी सीरीज़ है ये, उसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो यहाँ पे जो है वो ये वाले जो कार्बोनिल है, CN है, साइनाइड है, इथिलीन डायमाइन, एमोनिया, देन EDTA, NCS माइनस, वाटर मोलिक्यूल, ऑक्सोलेट है, फिर OH माइनस है। तो ये सारे जो आपके पीछे के आपके जो भी लिगेंड हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और आपके जो हैलाइड है, SCN माइनस है, सल्फर है, तो ये सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड
आपको वीक फील्ड जो है वो जनरेट करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। और इस पूरी सीरीज़ को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसे आपको याद रखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर बीच में से कोई भी पोर्शन उठा के बोल देंगे कि आयोडीन, ब्रोमीन, एससीएन और सीएल में से किसका ज़्यादा आपको फील्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि क्लोरीन का जो फील्ड इफेक्ट है वो ब्रोमीन से और आयोडीन से ज़्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको एमसीक्यू जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए, अभी ये जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो किसके बेस पे हमने डिसाइड करी है, तो डिटरमाइन सीरीज बेस्ड ऑन द based on the absorption of light by complex with different ligand के थ्रू जो एब्सॉर्ब होती है लाइट, उसके बेसिस पे हमने एक जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो साइंटिस्ट ने डिसाइड की है। ठीक है, चलिए, अभी इलेक्ट्रॉन की जो फिलअप है, ऑक्टाहेड्रल कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दे दिया जाए जिसके अंदर लिगेंड के थ्रू आपका मान लीजिए कि कोई मेटल एटम है, तो मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो डी ऑर्बिटल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से ऑक्यूपाई होंगे वो भी हम इस थ्योरी के हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल है। ठीक है, लोअर एनर्जी हमने किसको बोला, T2G को बोला है। अगर D2 और D3 आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ हैं, मान लीजिए कि कोई आपका यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, मान लीजिए कि आपका कोई मेटल है, तो मेटल की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और उसके बेसिस पे आपने असाइन करा कि इस इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मान लीजिए कि D2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यानी कि जो मेटल एटम है वो D2 कॉन्फ़िगरेशन में है या फिर D3 कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, तो अगर D2 और D3 है तो वो लोअर एनर्जी में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। लोअर एनर्जी सेट आपका जो T2G है उसके अंदर सबसे पहले ऑक्यूपाई हो जाएंगे यहाँ पे। अगर 2 हुए तो 1 और 2 यहाँ पे ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तीसरा सेट अगर खाली है, तीसरी जगह खाली है, तो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर एनर्जी के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब हुंड के रूल के अनुसार आपके पास D4 आयन होंगे या फिर D5 या फिर D6 होंगे। ठीक है, डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। 5 आपकी ऑर्बिटल हुई, 5 × 2 यानी कि 10, तो आप मैक्सिमम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमें पता है कि हम लोअर एनर्जी लेवल के अंदर फिल कर देंगे। लेकिन अगर D4 आयन आया, D4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो वहाँ पे आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड ईदर इनटू T2G लेवल, एक ऑर्बिटल के अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक उसकी सीट तो वैकेंट है, तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है। या फिर दूसरी आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे पेयर करने के लिए ना उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एनर्जी देनी पड़े उस चीज़ को अवॉइड कर देगा और क्या करेगा, ईजी लेवल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के आपको यहाँ पे समझाया कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है या तो वो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखिए ये वाला फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ पैर कर लेगा। ठीक है, या फिर अगर उसे यहाँ पे पैरिंग करने की एनर्जी वेस्ट ना करनी हो तो वो यहाँ पे पैर नहीं करेगा और वो ईजी के अंदर चला जाएगा। ईजी के अंदर 2 स्लॉट है ना, तो वो एक स्लॉट के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन वो वहाँ पे फिलअप कर देगा। ठीक है, अभी ये पैरिंग करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जो आने वाला फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो T2G के अंदर पैरिंग करेगा कि नहीं करेगा, वो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये आपको क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी समझाती है। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी कि डेल्टा O को हम देखेंगे कि स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी क्या है। तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O इज लेस देन P है, P यानी कि पैरिंग एनर्जी,
पेयरिंग एनर्जी होगी। तो अगर डेल्टा ओ यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, देन आपका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा, एंटर्स द ईजी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर पेयरिंग एनर्जी आपके पास कम है तो वो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी दे नहीं पाएगा। अगर उसके पास पेयरिंग एनर्जी कम है, वो यहाँ पे पेयर करने के लिए पेयरिंग एनर्जी दे नहीं पाएगा, तो वो वहाँ पे ईजी में चला जाएगा, यहाँ पे एनर्जी नहीं देगा, वो डायरेक्ट ईजी में चला जाएगा। ठीक है, और आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, यहाँ पे T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो T2G3 EG1। ठीक है, चलिए अभी इस तरीके से जो लिगैंड होते हैं, लिगैंड फॉर विच, जिस लिगैंड के लिए जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से, जिस लिगैंड की डेल्टा ओ लेस देन पी यानी कि पेयरिंग एनर्जी है, वो हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, वीक फील्ड लिगैंड, और उसकी जो स्पिन होती है वो हाई होती है। ठीक है, मैंने उसको आपको याद करने की ट्रिक भी दी थी वैलेंस बॉन्ड थियोरी के अंदर, कि जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं तो वीक का आप हाई इमेजिन कर लो, अपोजिट इमेजिन कर लो। ठीक है, तो जिस भी लिगैंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तो उसको हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगैंड, और उसकी जो स्पिन होती है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, चलिए अभी जो डेल्टा ज़ीरो यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, उसके पास एनर्जी है देने के लिए, तो वो यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, और आपका T2G के अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और EG के अंदर आपको 0 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो हम बोलेंगे उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और अगर स्ट्रॉन्ग का अगर हम अपोजिट देखें तो हम बोलेंगे उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ आएगा इतनी चीज़। चलिए अभी हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो टेट्राहेड्रल के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स कर देना है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या था, लोअर एनर्जी स्टेट T2G जो थी वो यहाँ पे नीचे की ओर आपको दिखाई दी गई थी, और EG सेट जो थी वो ऊपर दिखाई दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप EG को नीचे लेके आए, 2 का 3 यानी कि 2 जो आपकी एनर्जी लेवल है उसका एनर्जी क्या आएगा, 3/5 डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल, और ऊपर 3 आ गई तो 3 का 2 यानी कि 2/5 डेल्टा T। सिमिलर है यहाँ पे। चले, splitting energy are not sufficiently large for forcing pairing and therefore low spin configuration are rarely observed। ठीक है, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हाई एनर्जी वाले जो लिगैंड होते हैं वो नहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी वो जो होती है वो नॉट सफिशिएंटली लार्ज। स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा T इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ताकि आपको जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कहाँ पे, टेट्राहेड्रल लिगैंड के अंदर, टेट्राहेड्रल कंपाउंड के अंदर, उसकी वजह से आपको जो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको G जो है आपको सबस्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। G जो होता है वो हम यूज़ करेंगे ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विच हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि जीरेड होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि एक सेंटर आप पकड़ोगे, उससे अगर आप राइट साइड जाओगे या फिर अगर आप उससे लेफ्ट साइड जाओगे आपको सेम लिगैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लैक सिमेट्री, टेट्राहेड्रल के अंदर सिमेट्री नहीं होती है, G सबस्क्रिप्ट इज नॉट यूज्ड विथ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ हमने E यूज़ करा, यहाँ पे हमने सिर्फ T2 यूज़ करा। क्यों हमने T2 और E यूज़ करा, क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, G यानी कि वो जीरेड नहीं है, तो हम यहाँ पे G यूज़ नहीं करेंगे। ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम G क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। देखिए मेटल एटम यहाँ पे है, अगर हम मेटल एटम के ऊपर की तरफ जाएंगे हमें लिगैंड मिलेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो भी हमें लिगैंड मिलेगा। अगर हम राइट साइड करेंगे तो भी हमें लिगैंड मिलेगा, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे जाएंगे तो भी हमें लिगैंड मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी वजह से हम यहाँ पे EG और T2G यूज़ कर रहे थे। ठीक है, G हम यूज़ कर रहे थे एज अ सबस्क्रिप्ट, क्योंकि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उस लिगैंड को हम बोलेंगे, उस एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे जीरेड। ठीक है, जीरेड एनर्जी लेवल हम बोलेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल में हम ऐसा नहीं बोलेंगे। चलिए
अभी ये जो कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बहुत ही इजी चीज़ है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हो। तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसे नहीं देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। क्या देखने वाले हैं? बॉन्डिंग्स इन मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, मेटल और कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल आपका लिगैंड होगा और वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। चलिए, होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल लिगैंड आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक के जो आपके मेटल्स है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये जो सारे आपके मेटल्स हैं वो जो है वो कार्बोनिल के साथ आपकी बॉन्डिंग करेगी। दिस कार्बोनिल हैव सिंपल होते हैं, वेल डिफाइंड उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकल, यानी कि निकल के साथ CO जो है वो 4 टाइम्स जुड़ा हुआ है, NiCO4। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप MnCO5, तो ये भी आपका हो जाएगा मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल। अभी मेटल कार्बोनिल के अंदर हम बॉन्डिंग जो है वो देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो है मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ होगा और मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा। ये आपकी जो लाइन है वो ब्लू कलर की वो, तो इसे हम बोलेंगे मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल लिगैंड बॉन्ड। ठीक है, 2 होते हैं। अगर इस तरीके का बॉन्ड हो कि मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड है और कोई मेटल और कार्बोनिल के बीच में भी बॉन्ड है और इस तरीके का ब्रिज बन रहा है जहाँ पे जो कार्बोनिल लिगैंड है वो दोनों मेटल के बीच में कॉमन है, ये दोनों जो मेटल है उसके बीच में ये जो एक कोबाल्ट है वो कॉमन है, तो इसे हम ब्रिज लिगैंड भी बोलेंगे, सॉरी इसे हम ब्रिज बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, ब्रिज कार्बोनिल इसे हम बोलेंगे। और ये जो तीनों कार्बोनिल आपके जो हैं वो किसी भी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले, यानी कि ब्रिज नहीं बना रहे, तो इसे हम टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, टर्मिनल कार्बोनिल। ठीक है, चलिए अभी आप इस फिगर में आप समझेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। यहाँ पे देखिए आपके जो ये पाई और सिग्मा और पाई, ये सारी जो हम टर्मिनोलॉजीज है वो यहाँ पे हम देखेंगे। द मेटल कार्बन बॉन्ड इज मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। ठीक है, द मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल ये वाला है आपका मेटल और ये जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो मेटल और कार्बोनिल जो कंपाउंड है, मेटल और कार्बन बॉन्ड जो है, मेटल कार्बोनिल्स पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। The metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into vacant orbital of the metal। क्या बोल रहे हैं? आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो कार्बन है उसके पास से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ये जो है वो आपकी वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, आप यहाँ पे कर्सर देख पाओगे। तो कार्बन जो है कार्बोनिल का, उसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट होंगे मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, तब आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। चलिए, द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल जो ये ग्रुप है उसकी जो पाई स्टार आपकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर मेटल की जो भरी हुई डी ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा कार्बोनिल में। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर डोनेशन होगा, तो उसे हम बोलेंगे पाई बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। पाई बॉन्डिंग को हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। देखिए यहाँ पे कार्बोनिल टू मेटल जो डोनेशन होगा वो आपका बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अभी देखिए जो डोनेट कर रहा है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के लिए कार्बोनिल का जो कार्बन एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो वैकेंट होगा तभी तो एक्सेप्ट कर रहा है, भरी हुई ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मेटल की ये जो होती है वो वैकेंट ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी लिगैंड आपका मेटल की डी ऑर्बिटल के अंदर, वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तब जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और उससे रिवर्स, यानी कि जो मेटल होगा वो कार्बोनिल की
कार्बन एटम की जो भी वैकेंट ऑर्बिटल होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, तो उसे हम बोलेंगे पाई बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया, जो भी आपका मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग से रिलेटेड चीज़ें थी वो। चलिए, importance and application of coordination compound, which is the last portion of our chapter। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इन मिनरल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाइडली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल वर्ल्ड, एंड आर नोन टू प्ले मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द एरिया ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेटलर्जी जो मेटल से रिलेटेड चीज़ें होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी होती है, इंडस्ट्री के अंदर और मेडिसिन के अंदर, इन सभी एरिया में आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो यूज़ होंगे। चलिए, जो मेजर चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे हाईलाइट करी है। इस पोर्शन में से आपको MCQ ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, दैट्स वाई आई हाईलाइट थिंग्स। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, द फेमिलियर कलर रिएक्शन गिवन बाय द मेटल आयन विथ नंबर ऑफ लिगेंड के साथ जो मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर रिएक्शन देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि सर्च रिएजन इंक्लूड EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम DMG, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोलॉन, क्यूप्रॉन एक्सेट्रा, जो आपके जो लिगेंड होते हैं वो कलर रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो वर्क होता है केमिस्ट्री में वो बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड, पानी जो है वो कितना हार्ड है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर का कॉन्सेप्ट आपने कहीं पे सुना होगा। हार्डनेस कितनी है वाटर के अंदर वो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2EDTA, यानी कि डाइसोडियम EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट जो होता है उसके साथ हम जो है वो वाटर की हार्डनेस मेजर कर सकते हैं। द कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयन फ्रॉम स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ EDTA, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं पानी के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं EDTA के साथ। उसकी वजह से हम मेजर कर पाते हैं कि कितने अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, अभी सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेक यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो भी आपके गोल्ड मेटल के एक्सट्रैक्शन है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल की जो एक्सट्रैक्शन है उसके अलावा प्योरीफिकेशन के काम में भी आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होगा। कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डीकम्पोजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Next, impure nickel is converted into nickel tetracarbonyl, which is decomposed to yield pure nickel. इम्प्योर निकल हो आपके पास जो निकल मेटल है वो इम्प्योर है, तो आपने इम्प्योर निकल को कन्वर्ट कर दिया किसके साथ? कार्बोनिल लिगेंड के साथ, और आपने बनाया निकल टेट्राकार्बोनिल। ठीक है, अभी ये जो निकल टेट्राकार्बोनिल है वो डीकम्पोज जब होएगा तब आपको प्योर निकल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्योरिफिकेशन में यूज़ कर पाओगे। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर स्टार्ट करा था तब मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिए थे कि क्लोरोफिल जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका? मैग्नीशियम का। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका आयन का, Fe का। और ऑक्सीजन कैरियर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयन। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है, और ब्लड के अंदर जो रेड पिगमेंट है वो किसकी वजह से है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयन की वजह से है। विटामिन B12, साइनोकोबाल्टेमाइन जो है, कोबालएमाइन है B12, वो आपके कोबाल्ट का आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। समझ आया इतनी चीज़? दूसरे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो एज कैटलिस्ट यूज़ होते हैं फॉर मैनी इंडस्ट्रियल यूज़। फॉर एग्जाम्पल, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट जिसे हम बोलेंगे, रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये रोडियम है, उसके अराउंड आपको क्लोरीन लगे हुए होते हैं और फॉस्फरस ट्राइफिनाइल ट्राइफॉस्फरस ट्राइफॉस्फीन यानी कि PPH3 3 टाइम्स रोडियम क्लोराइड,
तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स का जो हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, उसके अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है रोहोडियम का वो यूज़ होगा। एंड इसका नाम जो है वो विल्किंसन कैटलिस्ट है। आपको इस बुक के अंदर नहीं दिया गया है बट आप याद रखोगे इसको, आगे आपको ये जो नाम है वो बहुत फेमस है, वो आपको आएगा। चलिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर भी आप यूज़ होते हैं। तो डेवलप फिल्म इज फिक्स बाय वॉशिंग विथ हाइपो सॉल्यूशन विच डिसॉल्व द अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन AgS2O32-3। फोटोग्राफी के अंदर ये पूरी प्रोसेस होगी और आपकी जो फिल्म डेवलप्ड होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ होगा। किलेट थेरापी इज़ यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो किलेट थेरापी हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होंगे। एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयन आर रिमूव्ड बाय किलेटिंग लिगेंड D-penicillamine एंड डिसफेरोक्सुमाइन B वाया द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, किलेटिंग लिगेंड जो होते हैं ये दोनों जो किलेटिंग लिगेंड हैं अगर वो एक्सेस में होते हैं तो उसे हम दूर किस तरीके से करते हैं, रिमूव किस तरीके से करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। EDTA इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड की वजह से जो पॉइजन होता है आपकी बॉडी के अंदर उसे दूर करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। प्लेटिनम के जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं यानी कि प्लेटिनम टेट्राक्लोरो, यानी यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है सिस प्लेटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड। प्लेटिनम के जो सिस फॉर्म में कंपाउंड होते हैं और उसके रिलेटेड कंपाउंड होते हैं वो इफेक्टिव है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर नाम की जो डिसीज़ होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो आपके प्लेटिनम के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन में से आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप EDTA का यूज़ करोगे हार्डनेस ऑफ द वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए EDTA के डाइसोडियम सॉल्ट यूज़ होता है, वो आप लिख सकते हो, यानी कि आपको पूछा जाएगा EDTA का MCQ। देन यहाँ पे भी EDTA यूज़ हो रहा है ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द टॉपिक्स। आपकी जो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल थी वो, और आपका जो क्रिस्टल फिल थियोरी था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल दोनों कंपाउंड में आपको एनर्जी स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, आपको कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, आपको कोई लिगेंड दिया जाएगा, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने देखी उसमें से आपको पहचानना होगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये सारी चीज़ें क्रिस्टल फिल थ्योरी से रिलेटेड होगी। तो ये चीज़ आप बराबर से रिवाइज करोगे। अगर किसी चीज़ में आपको समझ नहीं आया हो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अगर आपके कोई भी रिलेटेड कमेंट आएंगे मैं आपको इस पर्टिकुलर कमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।